आपको लगता है कि जिनके 100 मारे वो हमारे यहां पर आकर उन्होंने कब्जा किया होगा? क्या इन जैसे लोगों को इन तमाम मीडिया रिपोर्ट्स के बाद माफी मांगनी चाहिए? लेकिन आप इनसे उम्मीद मत करिए। ये जो सबूतिया गैंग है ये कभी किसी से माफी नहीं मांगता। इनका लिबरलाइजेशन, इनका एक जो अर्बन नक्सल वाला एजेंडा है वो हमेशा चलता रहता है। जहां तक बात अभी की है, फिलहाल पैंगोंग त्सो के आप दक्षिण भाग की जो बात कर रहे हैं, हिंदुस्तान की सरकार ने बिल्कुल क्लियर कर दिया था, हिंदुस्तान की जनता ने भी क्लियर किया, हिंदुस्तान के सेना ने भी क्लियर किया। सीडीएस विपिन रावत ने कहा था कि अगर बातचीत से मसला हल नहीं होता है तो युद्ध भी हमारा एक ऑप्शन है और इसमें हम बिल्कुल पीछे नहीं हटेंगे। ये 1962 वाला भारत नहीं है। इस बात को मैं बार बार रिपीट इसलिए करता हूं कि किस तरह से 1 महीने युद्ध चलने के बाद और हमारे तमाम एरियाज हारने के बाद नेहरू जी जिस तरह से एकदम बॉ डाउन करके बैठ गए थे, ये वो सरकार नहीं है। आज अगर हम बात करें, चाइना को परेशानी इस बात से है कि जिस तरह से हमने अपने सैन्य शक्ति साउथ चाइना सी में भेजी है, उसके बाद भी और उसको बढ़ाई है, उसके बाद भी वहां की सरकार कहती है कि ये देखिए हिंदुस्तान यहां पर अतिक्रमण कर रहा है और उस बात को उसने अपोज किया। इसे कहते हैं अग्रेसिव मूव। आप जिस तरह से डिफेंसिव हो जाते थे चाइना के साथ कि ठीक है उन्होंने हमारे यहां पर थोड़ा सा अंदर आए, 2-4 बार बात हुई, उसके बाद फिर ये सरकार चुप बैठ गई। पुरानी सरकार ऐसे करती थी, ये सरकार ऐसे नहीं करेगी, बात साफ है। जिस तरीके से हमारी सेना ने अभी 2 दिन पहले चाइना की सेना को जो मुंहतोड़ जवाब दिया था, और आज हमारी सेना ने ही पैंगोंग झील के दक्षिणी इलाके की सबसे ऊंची चोटी पर कब्जा कर लिया है। और ये बात यहाँ की सेना नहीं कह रही बल्कि चाइना का ही न्यूज़पेपर ग्लोबल टाइम्स इस बात की पुष्टि कर रहा है। नहीं, 2 दिन पहले जो सेना ने कब्जा किया सिर्फ इतना या मुंहतोड़ जवाब दिया है, ये नहीं है। सेना इस देश की हमेशा से जवाब देती आई है, लेकिन मेरे ही देश में कुछ जयचंद और मीर जाफर जैसे लोग बैठे हुए हैं जिनको लगता है कि इस देश की सेना मुंहतोड़ जवाब नहीं देती है। अगर मैं बात करूं मुंहतोड़ जवाब देने की, तो आपको याद होगा जिस तरह से 15 और 16 तारीख को चाइना के साथ हमारा जून में हंगामा हुआ था और वो तमाम चीजें हुई थी, बॉर्डर पर जो टसल हुआ था एलएसी पर, उसके बाद इस देश के 20 जवान शहीद हुए थे। लेकिन लगातार इस देश की सेना के तमाम अधिकारियों ने, देश की सेना ने, अंतर्राष्ट्रीय अखबारों ने कहा कि हिंदुस्तान ने 100 से ज्यादा उनके सैनिकों को मारा। लेकिन मेरे देश के जो विपक्ष हैं, मेरे देश के जो मीर जाफर हैं, मेरे देश के जो राहुल गांधी हैं, उनको ये नहीं लगा। वो सबूत मांगने वाली जो ब्रिगेड है, वो सबूत मांगने वाले जो लोग हैं अरविंद केजरीवाल टाइप के, वो निकल कर आए और उन्होंने कहा कि कहां है, कितने लोगों को मारा, मेरे देश के 20 जवान शहीद हुए। इस बात पर वो खुशी जाहिर कर रहे थे, आंसू जरूर वो दिखाने वाले जो घड़ियाली आंसू जो हैं वो दिखा रहे थे। लेकिन जिस तरह से ये सरकार, इस देश की जनता और इस देश की सेना लगातार कह रही थी कि हमने उन्हें 100 से ज्यादा लोगों को मारा, उस बात की भी पुष्टि अभी कुछ दिनों पहले हुई है। आपने देखा होगा इस देश की मीडिया ने कहा, चल रहा था लगातार कि जहां पर उन चाइनीज सैनिकों की पीएलए की कब्रें बनाई गई थी, इस देश का मीडिया वहां तक पहुंच गया और 100 के करीब वहां पर ताबूत थे और 100 के करीब वहां पर कब्रें बनी हुई थी। तो मुझे लगता है कि क्या ये जो झूठ ब्रिगेड है और ये झूठ बोलने वाले लोग हैं और इस देश से जो गद्दारी करने वाले लोग हैं, क्या वो वीडियोस देखने के बाद माफी मांगेंगे? क्योंकि कल मैं खास तौर पर एक इंटरनेशनल न्यूज चैनल की मीडिया के रिपोर्ट देख रहा था और उस रिपोर्ट का मैं आपको तरीका बताता हूं। जनरली वो क्या कहते हैं, अगर कश्मीर में कोई लड़ाई होती है तो या फिर कोई पंगा होता है या फिर कोई दिक्कत होती है, तो उसमें उनकी रिपोर्टिंग कुछ इस तरह से होती है कि कश्मीर में ये तमाम चीजें हुई, हिंदुस्तान की सरकार नकार रही है, लेकिन फलाना एक्सपर्ट ने बोला कि वहां ऐसा हुआ है। कल जब वो चाइना के साथ हमारी जो 15-16 जून को हुआ था उसको रिपोर्ट कर रहे थे, तो उन्होंने कहा कि हिंदुस्तान के तो 20 जवान मरे हैं, लेकिन चाइना की तरफ से कोई भी ऐसी खबर नहीं है, वहां से किसी एक्सपर्ट की उन्होंने सलाह नहीं ली। मुझे सिर्फ इतना मानना और कहना मैं चाहता हूं कि यहां पर इस देश में और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जिस तरह से लेफ्ट लिबरल्स का एक प्रोपेगेंडा हिंदुस्तान की सरकार और इस देश की सेना के साथ चल रहा है, उससे डील करने की जरूरत है सख्ती से। जैसे कि हिंदुस्तान का पूरा विपक्ष जो है इस तरह से एकदम छाती पीट रहा था जब ये 15 और 16 की घटना हुई, जब मेरे देश की सेना ने उनके 100 सैनिकों को मार गिराया, तो किसी ने कुछ नहीं कहा। ये एक लाइन लिख देते हैं कि हमें अपने देश की सेना पर गर्व है, लेकिन ना ही तो उसको रिपीट करते हैं, ना ही उसको बड़ा चढ़ाकर बताते हैं, ना उसको कहते हैं कि हाँ उनको गर्व है। उनको बस इसी चीज की दिक्कत थी, वो लगातार कह रहे थे कि ये देखिए हिंदुस्तान के 20 जवान शहीद हो गए, हमारी जमीन चली गई। एक चीज बताइए, मेरे देश की सेना ने दूसरे देश की सेना के 100 जवानों को मार दिया, मेरे देश की सेना के भी 20 जवान शहीद हुए, तो क्या आपको लगता है कि जिनके 100 मारे वो हमारे यहां पर आकर उन्होंने कब्जा किया होगा? क्या इन जैसे लोगों को इन तमाम मीडिया रिपोर्ट्स के बाद माफी मांगनी चाहिए? लेकिन आप इनसे उम्मीद मत करिए। ये जो सबूतिया गैंग है ये कभी किसी से माफी नहीं मांगता। इनका लिबरलाइजेशन, इनका एक जो अर्बन नक्सल वाला एजेंडा है वो हमेशा चलता रहता है। जहां तक बात अभी की है, फिलहाल पैंगोंग त्सो के आप दक्षिण भाग की जो बात कर रहे हैं, हिंदुस्तान की सरकार ने बिल्कुल क्लियर कर दिया था, हिंदुस्तान की जनता ने भी क्लियर किया, हिंदुस्तान के सेना ने भी क्लियर किया। सीडीएस विपिन रावत ने कहा था कि अगर बातचीत से मसला हल नहीं होता है तो युद्ध भी हमारा एक ऑप्शन है और इसमें हम बिल्कुल पीछे नहीं हटेंगे। ये 1962 वाला भारत नहीं है। इस बात को मैं बार बार रिपीट इसलिए करता हूं कि किस तरह से 1 महीने युद्ध चलने के बाद और हमारे तमाम एरियाज हारने के बाद नेहरू जी जिस तरह से एकदम बॉ डाउन करके बैठ गए थे, ये वो सरकार नहीं है। आज
अगर हम बात करें, चाइना को परेशानी इस बात से है कि जिस तरह से हमने अपने सैन्य शक्ति साउथ चाइना सी में भेजी है, उसके बाद भी, और उसको बढ़ाई है, उसके बाद भी वहां की सरकार कहती है कि ये देखिए हिंदुस्तान यहां पर अतिक्रमण कर रहा है, और इस बात की उस बात को उसने अपोज किया। इसे कहते हैं अग्रेसिव मूव। आप जिस तरह से डिफेंसिव हो जाते थे चाइना के साथ कि ठीक है उन्होंने हमारे यहां पर थोड़ा सा अंदर आए, 2-4 बार बात हुई, उसके बाद फिर ये सरकार चुप बैठ गई। पुरानी सरकार ऐसे करती थी, ये सरकार ऐसे नहीं करेगी, बात साफ है। आप एक कदम चलोगे, हम 2 कदम चलेंगे। ना हम आपसे कमजोर हैं, ना हम आपसे डरते हैं, ना हमारे यहां पर मीर जाफरों की सरकार है, ना मेरे देश का प्रधानमंत्री कोई म्यूट प्राइम मिनिस्टर है, ना मेरे देश के प्रधानमंत्री का रिमोट कंट्रोल किसी और के हाथ में है। ये एक स्वतंत्र सरकार है, इस देश के स्वतंत्र प्रधानमंत्री हैं, 100 करोड़ जनता के द्वारा चुने गए प्रधानमंत्री हैं। इस देश की फौज पर इस देश की जनता और सरकार को हमेशा से गर्व रहा है, आगे भी है। जहां तक बात मेरे देश की सेना के शौर्य की है, ना मुझे कभी इस पर शक था, ना कभी है, ना कभी होगा। हां, कुछ लोगों को जरूर इस पर शक है। जिन लोगों को शक है उन लोगों को ये चीजें जाकर बताइए और उनको दिखाइए और उनको समझाइए कि ये देखिए हमारी सेना क्या कर सकती है। अगर सेना के हाथ ही बांधोगे तो सेना क्या करेगी? लेकिन आज सेना फ्री है, आज सेना के पास इक्विपमेंट्स हैं, आज सेना के पास हथियार हैं। आज डिफेंस बजट पिछले साल के मुकाबले इस साल 5 से 6% बढ़ा है। लगातार उस पर इन्वेस्टमेंट्स हो जा रही हैं, लगातार उनके लिए एक नई नई आर्टिलरी, नई नई तमाम तरह की चीजें बिल्ड की जा रही है, एक सैन्य सेना को मजबूत किया जा रहा है। तो जाहिर है चाइना क्या, आने वाले समय में कोई भी सेना अगर हिंदुस्तान की सेना से टकराएगी तो उसको करारा जवाब मिलेगा और हार मिलेगी। क्योंकि सेना सिर्फ और सिर्फ हथियार और इन सब का मतलब नहीं होता। सेना होता है एक आत्मबल का। सेना की बात अगर हम करें तो सेना की जो शक्ति होती है आत्मबल होता है, और हिंदुस्तान की जो सेना है वो उससे बिल्कुल लबरेज है। सर, जिस तरीके से हमारी सेना ने इस बार कब्जा कर लिया है, ये बात जो सामने आ रही है, तो इसको लेकर जो वहाँ के विदेश मंत्री हैं, जो हमेशा इस तरीके की जब स्थितियां बनती हैं तो हमेशा सामने आ जाते हैं और ये कहते हैं कि हम भारत से बातचीत करेंगे। तो इस बार भी चाइना के विदेश मंत्री वांग यी ये कह रहे हैं कि भारत की तरफ से जिस तरीके का तनाव बढ़ रहा है, हम उसे नहीं चाहते और हम शांति बनाना चाहते हैं। देखिए, शांति बनाने के लिए आपको है बात करनी होती है। बात करने के लिए आपको तमाम तरह की जो ये प्रॉक्सी वॉर लड़ने की बात होती है ये बंद करनी होती है। ये चाइना इस समय बिल्कुल पाकिस्तान की तरह बात कर रहा है। पाकिस्तान भी ऐसे ही करता था पहले कि एक तरफ आतंकवाद को लगातार बढ़ावा देता रहता था, इन्फिल्ट्रेशन करता रहता था, सीज फायर वायलेशन करता रहता था, उसके बाद हमारे सैनिकों को शहीद करता रहता था, और हमारे देश की सरकार 2014 से पहले वाली चुप बैठी रहती थी। अब ये सरकार नहीं है। पहले हमने कोशिश की, आपके पास हम खुद चलकर आए, हमने कहा कि हम बात करें, बातचीत से मसला हल हो, लेकिन उसके बाद जब आपने पठानकोट और उरी ये सब किया तो उसके बाद हमने अपना स्टैंड क्लियर कर दिया कि आपको आतंकवाद पहले बंद करना पड़ेगा, इस चीज के तमाम इंस्टीट्यूशंस पर रोक लगानी पड़ेगी, उन लोगों को जेल में डालना पड़ेगा, उनके खिलाफ मुकदमा करना पड़ेगा, और दुनिया भर में और हिंदुस्तान में यह आतंकवाद को रोकना पड़ेगा। अगर पाकिस्तान की सरकार इसको नहीं रोकेगी तो हिंदुस्तान की सरकार उससे बात नहीं करेगी। यही नीति अब चाइना अपना रहा है। एक तरफ आप बॉर्डर पर बार बार वायलेशन कर रहे हैं, बार बार LAC पर आगे करने की कोशिश कर रहे हैं, पीछे से वार कर रहे हैं। एक तरफ हम बार आपकी कोर कमांडर लेवल की बात चल रही है, दूसरे दिन आपने इस तरह से बॉर्डर पर ये तमाम तरह की लड़ाइयां छेड़ी। वो अलग बात है कि आपके 100 लोगों को मारा गया तो आपको कहीं ना कहीं डर लगा। ये अलग बात है कि मेरे देश की जो विपक्ष है इस बात को नहीं मानता, क्योंकि शायद कुछ आता जाता होगा, कोई ट्रांजैक्शन होगी उनकी, लेकिन उन्होंने खुद माना इस बात को। बावजूद इसके आपने पीठ में छुरा घोंपा, आप बार बार क्रीपिंग करके अंदर आने की कोशिश करते हैं, LAC में जो यथास्थिति है उसको बदलने की कोशिश करते हैं, और उसके बाद कहते हैं कि बातचीत से मसला हल होगा। बातचीत से मसला तब हल हो सकता है जब आप इस तरह की तमाम चीजें बात करें। बहरहाल है तो चाइना और पाकिस्तान छोटे बड़े भाई ही ना। दुनिया में अगर हम 2-3 लोगों की बात करें तो इस समय चाइना के साथ 2-3 ही लोग हैं। आप पाकिस्तान है, टर्की है और कांग्रेस है, क्योंकि कांग्रेस तो बिल्कुल इतना स्ट्रांग चाइना के साथ है, इतना तो पाकिस्तान और टर्की भी नहीं है। मतलब राहुल गांधी इतना बैटिंग करते हैं चाइना की तरफ से, इतना तो वहां का ऑफिशियल स्पोक्स पर्सन नहीं करता होगा सरकार की तरफ से। तो इंपॉर्टेंट चीज ये है, ये 3-4 को छोड़कर आज इनके साथ में कोई नहीं है, पूरा वर्ल्ड हिंदुस्तान के साथ है। और कहीं ना कहीं अगर आप बॉर्डर पर आओगे, लड़ोगे, तो आपने देखा 15-16 में आपको मुंहतोड़ जवाब दिया। अब आपको मुंहतोड़ जवाब दिया, आपको जितना करना है साउथ चाइना सी में, जिस तरह से आपने वहां पर छोटे छोटे देशों को, इंडोनेशिया, मलेशिया और तमाम वियतनाम, इन सबको दबाया हुआ था, वहां पर भी हिंदुस्तान पहुंच गया है। उसके साथ साथ अमेरिका भी वहां पर है, रशिया भी आपके खिलाफ खड़ा हुआ है। तो किसी भी तरह से आप इस सिचुएशन में अपने आप को जस्टिफाई नहीं कर सकते। इसका सीधा तरीका यही है, जैसे कि इस देश के प्रधानमंत्री ने कहा था कि अपनी एक्सपेंशनिस्ट नीति छोड़िए और बात करिए। सारी दुनिया के मसले जो हैं वो बातचीत से ही हल होते हैं। लेकिन आप अगर छुरी लेकर आएंगे और मुझसे कहेंगे कि आप मुझसे गले मिलो, तो मैं ऐसा नहीं करूंगा ना। आपको पहले कहीं ना कहीं अपनी नीति तय करनी पड़ेगी। अपनी एक्सपेंशनिस्ट वाली जो नीति है, ये विस्तारवादी नीति जो है, इसको छोड़ना पड़ेगा। और जब आप इसको छोड़ेंगे तो कहीं ना कहीं सरकार, हिंदुस्तान सरकार बात करेगी। हम तो हमेशा चाहते हैं कि हमारे पड़ोसियों से रिश्ते बेहतर हों, लेकिन इस शर्त पर नहीं कि हमारे जवान शहीद होते रहें,
मेरे देश के नागरिक शहीद होते रहे, उन पर हमला होता रहे, पाकिस्तान उधर से मेरे देश के नागरिकों को मारता रहे, बम ब्लास्ट करता रहे, चाइना बॉर्डर पर करता रहे, और उसके बाद भी हम बात करें। हम चाहते हैं इन सारी चीज़ों का निस्तारण हो, लेकिन टेबल पर जब हम बैठें तो नीयत साफ हो, चीज़ें बेहतर हो। नहीं तो हिंदुस्तान जिस भाषा में आपको समझ में आता है उस भाषा में जवाब देना जानता है। सर, जिस तरीके से आपने कहा कि चाइना और पाकिस्तान भाई भाई हैं और कांग्रेस भी हमेशा इन्हें सपोर्ट करती है, तो ऐसा लग रहा है कि कांग्रेस को भी बड़ा झटका देने वाली बात हमारी सेना ने इस बार कर दी है। जैसे अब पीएम नरेंद्र मोदी और अमित शाह भी कई बार कह चुके हैं कि अब हमें अक्साई चीन और पीओके भी लेना है, और उस बात की शुरुआत हो चुकी है। मेरे देश के गृह मंत्री आदरणीय अमित शाह जी ने संसद में बयान देते हुए एक भावुक पल ऐसा आया था जब किसी कांग्रेसमैन ने पूछा था कि आप पीओके की बात नहीं कर रहे हैं, तो उन्होंने कहा था कि आप पीओके को हिंदुस्तान का हिस्सा नहीं समझते हैं क्या? जान दे देंगे उसके लिए। जब इस देश के गृह मंत्री, जो इस देश की आंतरिक सुरक्षा के जिम्मेदार हैं और नंबर 3 पोजीशन पे हैं, वो जब इस तरह का भाषण देते हैं तो सरकार की कमिटमेंट बिल्कुल क्लियर हो जाती है कि सरकार, जो पहले वाली सरकारें सिर्फ कागजों में पीओके देख देख के खुश होते रहते हैं, जैसे कि हमारे बचपन में होता था कि हमारे जो हैं माँ बाप, हमारे जो बच्चे थे, मतलब हम मांगते थे माँ बाप से कि हमें नाव चाहिए, तो वो कागज की नाव बनाकर दे देते थे हमें मन बहलाने के लिए। ऐसे ही जब भी हमारे देश की जनता या फिर हमारे देश की मिलिट्री सेना जो कहते थे कि पीओके हमारा है, तो हमारे जो नेता थे पुराने, वो क्या करते थे, कागज का नक्शा पकड़ा देते थे कि ये लीजिए पीओके आपका हो गया। ऐसे नहीं होता है। आपको उसके लिए काम करना पड़ता है, प्लानिंग करनी पड़ती है, मैनेजमेंट करना पड़ता है, अपनी सेना का साथ लेना पड़ता है, सबसे बात करनी पड़ती है, सबको कॉन्फिडेंस में लेना पड़ता है। जैसा कि इस देश की सरकार ने कहा, जब हम बात पीओके की करते हैं, जब हम बात अक्साई चीन की करते हैं, वो हमारा हिस्सा है, वो हमारा एक अभिन्न अंग है, और उसको हम किसी भी तरह से लेकर रहेंगे। और ये कमिटमेंट दिखाई देती है इस देश के गृह मंत्री अमित शाह में। अमित शाह जी ने इस चीज को बहुत क्लियर कर दिया। और सरकार की जो नीति है, एक होता है कि योर एक्शन स्पीक्स लाउडर देन वर्ड्स, जो आप बोलते हैं उससे ज्यादा आपकी करनी का पता चल जाता है, उससे आपकी सारी चीजें एक्शंस जस्टिफाई करते हैं, वो बिल्कुल सामने है। चाहे 370 एब्रोगेशन का मामला हो, चाहे चाइना को जवाब देने का मामला हो, चाहे सर्जिकल स्ट्राइक या स्ट्राइक की बात हो, चाहे अक्साई चीन और पीओके पर खुलकर संसद में बोलने वाली बात हो, वो सब हमने किया है। आज तक मैनिफेस्टो के सारे वादे हमने पूरे किए हैं, इसको भी जरूर करेंगे। और ये हमारी कमिटमेंट है, ये सिर्फ मैनिफेस्टो नहीं है, ये हमारी पार्टी का आधार है, और इसी को लेकर हम जाएंगे। ना हम अपने देश की जनता को कागज वाली फर्जी नाव दिखाएंगे कि ये लीजिए नक्शे में पीओके हमारा हो गया, हम उसको करके देंगे, ला कर देंगे, हिंदुस्तान को कमिटमेंट डिलीवर करके देंगे। लेकिन मैं अपने देश के जो मीर जाफर और मेरे देश के जो जयचंद हैं, उनको कहना चाहता हूं कि अगर कोई भी इस तरह की चीजें कर रहा है तो जनता उनको जवाब देती आई है। 2014 से जनता ने जवाब देना सीख लिया है और आगे भी जवाब देगी। सर, एक लास्ट क्वेश्चन की, जिस तरीके से पीएम नरेंद्र मोदी ने 3 जुलाई को जब वो लेह लद्दाख गए थे, तो वहां से भी उन्होंने चीन को एक संदेश दिया था। उन्होंने कहा था कि विस्तारवादी का युग खत्म हो चुका है, और उन्होंने चीन को कई सारे संदेश दिए थे। उन्होंने कहा था कि हम कृष्ण वाली नीति रखते हैं, अगर एक तरफ से हम बांसुरी बजाते हैं तो दूसरी तरफ सुदर्शन चक्र भी चलाना सीखते हैं। तमाम तरीके की बातें पीएम नरेंद्र मोदी की तरफ से कही थी। उसको लेकर राहुल गांधी ने कहा था कि पीएम नरेंद्र मोदी ने चाइना का नाम नहीं लिया, चाइना का नाम लेने की हिम्मत नहीं है। और वही राहुल गांधी आज कहां हैं, जो अभी आपने कुछ देर पहले बात कही कि चाइना में वो कब्रें दिखाई दे रही हैं कि हमारे सैनिकों ने कितने सैनिक मारे थे चाइना को। आज उस बात को लेकर राहुल गांधी जवाब क्यों नहीं देते? नेपाल के जो प्रधानमंत्री हैं ओली, उनका भी चाइना से बड़ा प्यार है। एक तस्वीर बहुत वायरल हुई थी। हो सकता है राहुल गांधी का भी कोई चाइना से प्यार हो, इसलिए उनको चाइना के नाम से बहुत ज़्यादा मोहब्बत है। वो चाहते हैं कि मेरे देश के प्रधानमंत्री चाइना का नाम ले। वो अलग बात है कि जैसा कि मैं पहले कहता आया हूँ कि ईस्टर्न लद्दाख में अगर कोई भी प्रधानमंत्री जाकर बात करता है विस्तारवाद की, वो सीधी बात चाइना पर जाती है। उसमें बहुत ज़्यादा समझने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन मैं समझ की बात करूं और राहुल गांधी का नाम लूं तो ये दोनों तो अपने आप में ही ऑपोजिट हो गए ना। मतलब राहुल गांधी समझदार हो, वैसा नहीं हो सकता। मतलब एक ऑपोजिट वर्ड्स होते हैं। मतलब एक तरफ राहुल गांधी तो दूसरी तरफ समझदार, वो दोनों बिल्कुल ऑपोजिट वर्ड है, उनमें कोई मैचिंग नहीं है। तो जाहिर बात है उनसे उतनी चीज़ें नहीं हम उम्मीद कर सकते। उम्र का विकास बेहद हुआ हो, ज़रूर हुआ हो, लेकिन दिमाग का विकास हुआ हो वैसा ज़रूरी नहीं है, ऐसा डॉक्टर भी कहते हैं। इंपॉर्टेंट बात यह है कि हाँ, ये जो झूठ ब्रिगेड है, ये जो सबूत ब्रिगेड है, इन लोगों के मुंह पर इस देश में जो रिपोर्टिंग पिछले 3 दिन में हुई है वो तमाचा है। लगातार जिस तरह से ये तो कहते हैं कि हमें सेना पर गर्व है, लेकिन जो चाइना बात को नहीं मान रहा था वैसे ही ये भी नहीं मानते थे। इनको लगता था कि नहीं, हमने तो कुछ किया ही नहीं, मेरे देश की सेना ने तो जवाब दिया ही नहीं। लेकिन इनको कम से कम माफी तो मांगनी चाहिए, लेकिन ये मांगेंगे नहीं, वो तय है। ये इनकी जो चमड़ी है वो झूठ बोल बोलकर इतनी मोटी हो गई है, इतनी मोटी हो गई है कि इनको असर ही नहीं पड़ता। प्रोपेगेंडा का एक वो जो है स्तर जो है बढ़ा दिया, उसके बाद मार्केट से गायब हो गई। जैसे ही सच्चाई सामने निकल कर आई तब तक ये अपने बिलों में जाकर छुप जाता है फिर से। तो ये माफी तो नहीं मांगेंगे, लेकिन इतना जरूर है, मेरे देश की सेना का स्तर क्या है, क्या था, क्या रहेगा, वो सबके सामने है। इस देश की सेना
इस देश के लिए जब अपनी जान देती है तो सामने वालों के सर निकाल कर लाती भी है। अब हम उस देश में नहीं रहते, हम उस विल पावर वाली गवर्नमेंट के साथ हैं जहां पर गवर्नमेंट कहती है सेना को कि हम आपके साथ खड़े हैं। हम उस देश में हैं, जब मेरे देश के प्रधानमंत्री ईस्टर्न लद्दाख में पहुंच जाते हैं, हम उस देश में हैं जिस देश के सीडीएस विपिन रावत कहते हैं चाइना जैसे जायंट मुल्क को, जो कि हमारे यहाँ के लेफ्ट लिबरल बनाते हैं ना, उनको बहुत ही बड़ा ड्रैगन बना देते हैं, उनको भी मेरे देश के सीडीएस कहते हैं कि सुनिए, अगर बातचीत से मसला हल नहीं, जबकि बातचीत चल रही है। ये दिखाता है मेरे देश की सेना का कॉन्फिडेंस कि बातचीत चलने के दौरान भी ये चीज़ बहुत क्लियर कर दिया कि अगर बातचीत से मसला हल नहीं होता है तो सैन्य ऑप्शन, लड़ाई हमारे लिए ऑप्शन खुला हुआ है और हम उसके लिए बिल्कुल पीछे नहीं हैं।